मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। ये अगर हम बात करें चैप्टर, ये एक वो पर्टिकुलर चैप्टर है जो ओवरऑल मार्केटिंग का सेक्शन जो हमने पढ़े हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 10 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक जो हमने मार्केटिंग से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस किया, उन सब इफेक्टिव समराइजेशन और उनकी वी कैन से यूटिलाइजेशन इस चैप्टर में हमारे पास अंडरस्टैंडिंग जनरेट। क्योंकि अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूं तो स्ट्रैटेजी क्या है? प्लान को बोलते हैं। अब प्लान किस लिए बना रहे हैं? वी आर मेकिंग प्लान जस्ट टू अचीव मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस का मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट शेयर इंक्रीज करना, ब्रांड इमेज इंप्रूव करना, कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर लॉयल्टी, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, स्टैब्लिशिंग ऑपरेशंस इनटू अ न्यू मार्केट। तो जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको हमें अचीव करना है, वो अचीव करते हैं विद अ प्लान। उस प्लान को हम क्या बोलते हैं? मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। यानी कि एक ऐसा प्लान जो बिजनेस को उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो अब देखें डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। क्या डेफिनेशन है हमारे पास? प्लान दैट इज डेवलप्ड बाय अ बिजनेस थ्रू इफेक्टिवली कंबाइनिंग क्या कंबाइन करें? ऑल इट्स मार्केटिंग मिक्स। कौन कौन से? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। जो हमारे 4 P's हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, उनकी हम इफेक्टिव कॉम्बिनेशन करें, उनको इफेक्टिवली कंबाइन करें, ताकि हमारे पास हमने जो प्लान बनाया है वो आपके पास हेल्प आउट करे बिजनेस को इन अचीविंग इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। जो भी हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है, हम उसको आसानी से अचीव कर सकते। हमने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड नॉलेज गेन करी है इन चैप्टर नंबर 10। तो उन ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो देखें, हम ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट पे वर्किंग करते हैं, अपना प्रोडक्ट सूटेबल बनाते हैं, ताकि हमारे पास हमारा जो ऑब्जेक्टिव है हम उसको क्या करें? इजीली, कन्वीनियंटली अचीव कर सकें विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो देखिए प्रोडक्ट पे हमने बात करी। इसी तरह प्राइस, हम अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली प्राइस चार्ज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लार्ज मार्केट शेयर ग्रैब करना चाहते हैं, इट मींस दैट सेल्स ऑफ अ बिजनेस शुड बी ऑन हायर स्केल। तो हम यहाँ पे हम क्या करते हैं? प्राइसेस को लो चार्ज करेंगे। हमारे पास ब्रांड इमेज इंप्रूव करना है, हम चाहते हैं हमारे प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू और ज्यादा बेटर हो और ज्यादा एनहेंस हो। तो एट दैट इन दैट सिचुएशन वी प्रेफर टू चार्ज हाई प्राइसेस। इसी तरह आपके पास प्लेस मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, कहाँ पे आप अवेलेबल करेंगे, फ्रॉम वेयर द कस्टमर विल परचेज दैट प्रोडक्ट। तो वो भी आपके पर डिपेंड करती है आपके ऑब्जेक्टिव पे। अगर आप चाहते हैं कस्टमर रिटेंशन, इट मींस दैट वी हैव टू मेक श्योर कि कस्टमर के पास प्रोडक्ट इजीली एक्सेसिबल हो। इफ वी वांट टू इंप्रूव द ब्रांड इमेज ऑफ अ प्रोडक्ट, तो इट मींस दैट कस्टमर को थोड़ी सी मेहनत करना पड़े टू एक्सेस द प्रोडक्ट। वहां पे हम क्या करते हैं? चैनल नंबर 1 यूज करना प्रेफर करते हैं, बिकॉज कस्टमर जब डायरेक्टली हमसे परचेज करेगा तो वहां पे हम कस्टमर को डील करेंगे और कस्टमर्स को प्रोडक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंस क्रिएट करवा सकेंगे। इसी तरह प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, अगर हम चाहते हैं टू रिटेन आवर कस्टमर्स, कस्टमर रिटेंशन या लॉयल्टी पे फोकस करें, तो वहां पे हम क्या करेंगे? सुनेगा, प्रोडक्ट शुड बी अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट, प्राइसेस हमारे पास हम हाई भी चार्ज कर सकते हैं बट इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लेसमेंट, प्रोडक्ट के लिए इजीनेस क्रिएट करनी, तभी तो कस्टमर लॉयल होगा, इजीली एक्सेस कर पाएगा। एट द सेम टाइम प्रमोशन, वहां पे हमें प्रोडक्ट पे ऑफर ज्यादा लगानी, ताकि ऑफर्स की बेसिस पे कस्टमर्स हमसे रेगुलर बेसिस पे प्रोडक्ट परचेज करता रहे। आप हमेशा आउटफिटर्स क्यों जाते हैं? इन्हीं चीजों की वजह से जाते हो, क्योंकि वहां पे प्रोडक्ट आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से समहाउ क्वालिटी बेहतर है। प्राइजेस ज्यादा चार्ज करें बट एट द सेम टाइम ऑफर्स भी बहुत फ्रीक्वेंटली लगाते हैं, ताकि कस्टमर ऑफर्स की बेसिस पे हमसे प्रोडक्ट परचेज करें, ताकि वो हमसे रिपीटेड परचेसिंग करेगा और हमारी सेल्स इंक्रीज होंगी। प्लेसमेंट, वो अपने इन स्टोर्स बेचते हैं ताकि वहां पे लॉयल्टी के साथ प्रोडक्ट की वैल्यू इनहेंस हो सके। कस्टमर रियलाइज करे कि भाई हाँ ये एक अच्छा ब्रांड है, तभी दे मेक एफर्ट्स टू परचेज द प्रोडक्ट बाय ट्रैवलिंग टू द बिजनेस और एक्सेसिंग इट्स वेबसाइट। तो इट्स ऑल अबाउट मेकिंग अ प्लान। क्या करा? सिंपल एक प्लान बनाया जिससे क्या कर रहे हैं? बिजनेस इज अचीविंग देयर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। तो इसी चैप्टर में हमें यही सब चीजों को डिस्कस करना। तो देखें आप, हम 4 P से बात करें। अब हम जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करें वो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए?
should be capable of fulfilling the requirements of customer. जब एक ऐसा प्रोडक्ट बना के दूंगा जो आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है, तो आप रिपीटेडली परचेज करोगे। जैसे हम कौन से ब्रांड की बात करते हैं, कनॉर नूडल्स। वो क्या है, वो नेचर ऑफ प्रोडक्ट अपना पर्पस फुलफिल कर रहा है, और टाइम्स में हमें भूख लग रही है, तो उस टाइम पे कनॉर हमारे लिए एक सुटेबल प्रोडक्ट है। विद इन सेकेंड्स हमने प्रोडक्ट को बनाया, सेकंड्स से ज्यादा हो गया, मिनट्स, विद इन मिनट्स हमने प्रोडक्ट को बनाया और हमारे लिए क्या हुआ, हमारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो गई। तो वो आपके पास क्या है, वो आपके पास कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं। प्राइस, हम जो प्रोडक्ट के लिए पैसे चार्ज कर रहे हैं, वो पैसे हमारे पास हमारी टारगेट मार्केट के हिसाब से। अब देखो, कनौर आपके पास जो प्रोडक्ट अवेलेबल कर रहा है, इट इज फॉर यंगस्टर्स, एट द सेम टाइम फॉर द इंडिविजुअल्स हु फॉल अंडर मिडिल इनकम ग्रुप। तभी तो देखो, वो आपको बहुत महंगा प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, वो आपको सस्ता प्रोडक्ट अवेलेबल कर रहे हैं, ताकि टारगेट मार्केट उनके प्रोडक्ट को इजीली परचेज करे। अगर हम बहुत ज्यादा हाई प्राइस चार्ज कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ चार्जिंग 100 रुपीज, हम 200 रुपीज का बेचना शुरू कर देंगे, कंज्यूमर क्या सोचेगा, बोलेगा भाई कनौर क्यों खाएं, बिरयानी क्यों ना खाना, हम 200 रुपए में बिरयानी मिल जाएगी। वो कनौर क्यों परचेज कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट टारगेट मार्केट के अकॉर्डिंगली चार्ज कर रहा है, एट द सेम टाइम नेचर प्रोडक्ट के हिसाब से, जो प्रोडक्ट जितनी वैल्यू होल्ड करता है। प्लीज, अब कनौर एक कॉमन प्रोडक्ट है, अननेसेसरी प्रोडक्ट है, वो अगर मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं करेंगे तो वहां पे क्या होगा, कस्टमर परचेज नहीं करेगा। इट मींस दैट वहां पे उसके अकॉर्डिंगली मार्केट में अवेलेबल क्या हुआ। दैट्स व्हाई कनौर यूजेस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नंबर 2 प्लस चैनल नंबर 3, होलसेलर्स को भी बेचता है, रिटेल शॉप्स पे भी बेचता है। आपको कंज्यूमर को कहीं से भी परचेज करना है, कर सकते हैं, ऑप्शंस अवेलेबल है। प्रमोशन, promotion of a product should be performed according to the nature of product and its stage of life cycle. अब देखिए, कनौर जब इनिशियली आया था, वो क्या करता था, वो नेचर ऑफ प्रोडक्ट को देखकर परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट करता था, जहां पे बोलता था 2 मिनट की भूख कनौर, 2 मिनट की भूख कनौर। वहां पे वो अवेयरनेस क्रिएट कर रहा था कि भाई आपको भूख लग रही है, इंस्टेंट फूड चाहिए, तो आपके पास क्या है, कनौर अवेलेबल। अवेयरनेस क्रिएट हुई, लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस अट्रैक्ट हुई। एट द सेम टाइम अब देखो कनौर की एडवर्टाइजमेंट क्या चेंज हो गई इनिशियल टाइम्स के अकॉर्डिंगली, क्योंकि अब कनौर फॉल करता है एट मेच्योरिटी स्टेज। जब मेच्योरिटी स्टेज पे फॉल कर रहा है, इट मींस दैट हमें अब क्या करना है, डिफरेंट कैंपेन यूज करनी है। दैट्स व्हाई इन्होंने क्या करा, इन्होंने अब अपने पास से अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड एज ग्रुप भी और चेंज कर दिया। तभी देखो वो क्या करते हैं, अब वो टारगेट करते हैं बच्चों को। कौन से बच्चे, हु फॉल्स इन बिटवीन द एज ऑफ 5 to 15 ईयर्स। तभी तो देखो उनकी एडवर्टाइजमेंट एनिमेटेड है। वहां पे क्या करते हैं, वो एक एनिमेटेड एडवर्टाइजमेंट करते हैं ताकि इस एज ग्रुप को इजीली अट्रैक्ट कर सके। अगेन, पहले क्या करा, नेचर ऑफ प्रोडक्ट देखा, उसके अकॉर्डिंगली एडवर्टाइज करी। अब क्या कर रहे हैं, दे आर एडवर्टाइजिंग देयर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द लाइफ ऑफ द स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो ये क्या कर रहा है, ये बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प आउट कर रहा है। तो बिजनेस इसी तरह काम करता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, इंट्रोडक्शन होगा प्रोडक्ट, और अगर हमारे पास इंट्रोडक्शन प्रोडक्ट है विच इज न्यू टू द मार्केट, यानी कि उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, वी विल गो विथ इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट की बात हुई इंफॉर्मेटिव, यानी प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। प्राइस पेनिट्रेशन, यानी कि हम लो प्राइस चार्ज करें। अगर अनकॉमन प्रोडक्ट है, स्कीमिंग पे जाएंगे, हाई प्राइसेस, क्योंकि हमारे पास यूएसपी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है भाई, लिख देता हूं, कॉमन या अननेसेसरी प्रोडक्ट। इसी तरह अगर आपके पास कॉमन और अननेसेसरी प्रोडक्ट है, यानी कि ये वाली कैटेगरी फॉल करती है, तो वी शुड यूज चैनल नंबर 2, ताकि कस्टमर के लिए इजीनेस क्रिएट करें इन परचेजिंग द प्रोडक्ट। एट द सेम टाइम इफ वी आर होल्डिंग अ यूनिक सेलिंग पॉइंट, देन वी शुड गो फॉर चैनल नंबर 1, बिकॉज वहां पे ऑडियंस हमारे पास हमारे प्रोडक्ट के लिए एफर्ट्स अप्लाई करेगी। ये क्या वो स्ट्रेटेजी बनाई हमने। एट द सेम टाइम ग्रोथ की स्टेज पर आया प्रोडक्ट, वी विल गो फॉर परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताएंगे, हम वहां पे क्या करेंगे, स्टोरी लाइन क्रिएट करेंगे ताकि ऑडियंस अट्रैक्ट। तभी देखो कनौर की वो 2 मिनट्स नूडल्स वाली एग्जाम्पल, हम क्या करेंगे, हमारा प्रोडक्ट ग्रोथ पे, इट मींस दैट हम क्या करें, हम कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पे जाएं, यानी अपने प्राइसेस को अपने कॉम्पिटिटर्स को देख के चार्ज करें, या
डायनेमिक पे जाए। डायनेमिक प्राइसिंग याद है ना, हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट की प्राइसेस को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंज इन मार्केट डिमांड। तो हमने मार्केट डिमांड चेंज करी, उसके हिसाब से प्राइसेस को भी चेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल डिमांड इंक्रीज ही, प्राइस बढ़ा दी, डिमांड कम हुई, प्राइस रिड्यूस कर दी। चैनल नंबर 3 या 2 यूज करेंगे, फिर यहाँ पे अब चैनल नंबर 1 अगर हम यूज करेंगे, इट विल बी इनफेक्टिव फॉर द बिजनेस। इसी तरह मेच्योरिटी की बात करें, तो मेच्योरिटी हमारा प्रोडक्ट क्या है, मैक्सिमम मार्केट शेयर को रीच आउट कर गया है या करने वाला है। इट मीन्स दैट अब हमारे प्रोडक्ट पे हम एफर्ट्स अप्लाई नहीं करेंगे, इट विल मूव टुवर्ड्स सैचुरेशन एंड डिक्लाइन। इट मीन्स दैट नियर बाय इन फ्यूचर इट विल मूव आउट ऑफ द मार्केट। तो हम क्या करेंगे, सेल्स प्रमोशन ऑफर्स लगा दें, ताकि लोग ऑफर्स की बेसिस पे प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर दें। या वी विल कम अप विथ अ न्यू मार्केटिंग कैंपेन। तभी देखो आपको कनौर वाली एग्जाम्पल, नई एनिमेटेड मार्केटिंग कैंपेन पर हम प्राइसेस को क्या करेंगे, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग प्राइस चार्ज करें, ताकि हर कैटेगरी ऑफ कस्टमर को हम अट्रैक्ट करें, हर कैटेगरी ऑफ कस्टमर को हम somehow अपने प्रोडक्ट को बेच दें। या साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, यहाँ पे हम इंस्टेड ऑफ चार्जिंग 500 वी विल चार्ज 499, ताकि कस्टमर की अटेंशन somehow ग्रैब कर सके टुवर्ड्स अ प्रोडक्ट। बट वी विल यूज चैनल नंबर 2 एंड चैनल नंबर 3 फॉर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्या है, ये सब आपके पास मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आ रही है, यानी प्रोडक्ट, टारगेट मार्केट, बिजनेस ऑब्जेक्टिव, इन तीनों को कंसीडर करके हमने अपने प्रोडक्ट के हिसाब से एक प्लान बना, वेयर वी विल कंबाइन प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन इफेक्टिवली। इसी तरह नेक्स्ट हेडिंग आ रही है मार्केटिंग लॉ। लॉ मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। आपको पता है कि हर कंट्री में कुछ ना कुछ मार्केटिंग लॉ एग्जिस्ट करता है। मार्केटिंग लॉ मीन्स कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशन जो कंट्री सेट करती है रिलेटेड टू द मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट। यानी प्रोडक्ट बेचना है, प्रोडक्ट एडवर्टाइज करना है, प्रोडक्ट से रिलेटेड प्राइसिंग में काम करना है, कुछ भी मार्केटिंग से रिलेटेड टास्क परफॉर्म करनी है, वहां पे गवर्नमेंट या कंट्री लॉ सेट करती है। क्योंकि अगर लॉ एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो वहां पे आपके पास बिजनेस कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। कैसे? वो हाई प्राइसेस भी चार्ज करेंगे, वो पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करेंगे, कस्टमर्स को इरेगुलर सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करेंगे, इवन क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी सेल आउट करें। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो, तभी कंट्रीज के अंदर मार्केटिंग लॉ सेट किए जाए। तो देखें, rules that are set by the business of a country in order to protect the rights of consumers। जो कस्टमर है, जो एंड यूजर है प्रोडक्ट का, हम उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करें। हमारा एम सिर्फ एक है, क्या कि हमें कस्टमर्स की एक्सप्लॉयटेशन को मैक्सिमम लेवल पे प्रोटेक्ट करना है, कुछ भी हो जाए। तो फॉर दैट गवर्नमेंट के पास कुछ लॉज होते हैं जो कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं, और हमारे कोर्स बुक में कुछ मार्केटिंग लॉ है। जैसे प्रोडक्ट शुड बी ऑफ एक्चुअल वेट एंड साइज। यानी कि अगर आप प्रोडक्ट पे मेंशन कर रहे हो, प्रोडक्ट की पैकेजिंग पे मेंशन कर रहे हो दैट दिस प्रोडक्ट इज ऑफ 1 kg, तो वो असल में 1 kg भी होना चाहिए। अगर 1 kg नहीं हुआ, कस्टमर ने वेट करा, एक्चुअल वेट के अंदर वो प्रोडक्ट नहीं हुआ, तो वहां पे कस्टमर कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द बिजनेस। सिंपल क्या करेगा, कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा, वहां पे जाके क्या करेगा, बिजनेस के अगेंस्ट लीगल एक्शन। अब बिजनेस फिर पेनल्टीज पे करेगा, बिजनेस का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, बिजनेस को फाइनेंशियल कंपनसेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा कस्टमर। तभी देखो बिजनेस क्या करता है, बिजनेस अपने पास से प्रोडक्ट बेचते वक्त उसकी पैकेजिंग पे क्या लिखता है, अप्रॉक्स वेट। तकरीबन 100% क्लेम नहीं करा, या क्या करा, लिखा 5 kg और उसके साथ प्लस और माइनस का साइन लगा दिया। यानी कि 5 kg है, बट उससे थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है। ऊपर तो नहीं मिलेगा आपको, हमेशा कम ही मिलता है, बट सम हाउ बिजनेस थ्रू मेंशनिंग इट अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं फ्रॉम लीगल प्रॉब्लम। इसी तरह कुछ बिजनेस और समझदार होते हैं, क्या लिखते हैं, 5 kg व्हेन पैक्ड। जब इसकी पैकेजिंग हुई, इसको हमने पैक करा, तब 5 kg का। अब ड्यूरिंग हैंडलिंग, ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट हो सकता है थोड़ा वेट कम हो जाए,
तो ये लॉ से अपने आप को बचाते हैं बिजनेस, बट सम हाउ बिजनेस स्टिल कोशिश करता है टू सेल द प्रोडक्ट in its actual weight or size, which is mentioned in its packaging or advertising. Number two, business, any of the business cannot sell the product which contains any fault or error. फॉल्ट एग्जिस्ट कर रहा है, एरर एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम वो प्रोडक्ट नहीं बेच सकते इन एनी सिचुएशन, इन एनी सर्कमस्टेंसेस। अगर आप फॉल्टी प्रोडक्ट बेचोगे, कस्टमर ने आइडेंटिफाई करे, तो कस्टमर अगेन कैन टेक लीगल एक्शन और वहां पे बिजनेस अकाउंटेबल होगा फॉर। तभी आपको याद होगा जो सैमसंग ब्रांड है मोबाइल फोन, इसका एक ब्रांड आया था, प्रोडक्ट आया था नोट 7। इसका मसला क्या था, ये फट जाता था स्पेसिफिक इरिटेशंस की वजह से, रेजेस की वजह से। कस्टमर, बहुत सारे कस्टमर्स के पास सेम कंप्लेन आ रही थी, तो उन्होंने लीगल प्रॉब्लम से बचने के लिए सारे मोबाइल फोन्स को क्या करा, रिकॉल करवाया, यानी वापस मंगवा लिया। इवन कस्टमर्स को भी अमाउंट पे करी और उनसे मोबाइल वापस ले ली, वो अमाउंट पे करी जितने में कस्टमर ने परचेज किया, ताकि उस फॉल्टी प्रोडक्ट को मार्केट से हम एलिमिनेट कर दें। अदरवाइज क्या होगा, कस्टमर कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द बिजनेस। तो लॉ ने प्रोटेक्ट करा दिया। नेक्स्ट, बिजनेस कैन नॉट चार्ज हाई प्राइसेस ऑफ नेसेसिटी गुड्स। नेसेसरी प्रोडक्ट्स जो आपकी नीड बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके अगेंस्ट बिजनेस हाई प्राइसेस चार्ज नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आटे की, दाल की, ब्रेड की, मिल्क की, एग्स की, जितनी भी आपके नेसेसिटी गुड्स हैं, उनकी प्राइसेस को हाई नहीं चार्ज कर सकता। तभी देखो, इन नेसेसिटी गुड्स की प्राइस कंट्रोलिंग होती है, प्राइस को कंट्रोल किया जाता है बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट प्राइसेस सेट करती है और फिर बिजनेस उस प्राइसेस पे, उन प्राइसेस पर उन प्रोडक्ट को बेचने के लिए बाउंड होते हैं। हाँ, सस्ता बेचना चाहो बेच दो, बट मैक्सिमम प्राइसेस विल बी सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। तो बिजनेस को इस तरह रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट, देयर शुड बी नो फॉल्स क्लेम। यानी कि आप एडवर्टाइजमेंट में क्लेम कर रहे हो कि आप इस प्रोडक्ट को यूज करोगे तो ये बेनिफिट अचीव कर लोगे, बट एक्चुअली आपको एज सच कोई बेनिफिट नहीं मिले। तो वहां पे क्या है, वहां पे आपके पास अगेन लीगल एक्शन हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, आपने वो सुना है ना क्या, एक प्रोडक्ट था फेयर एंड लवली, which used to claim that by using their product your complexion will improve, बेटर कॉम्प्लेक्शन में मूव कर सकते हैं। लोगों ने सालों साल यूज करा, कोई कॉम्प्लेक्शन में फर्क नहीं आया, बिकॉज वो अपने प्रोडक्ट के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, फॉल्स क्लेम, झूठी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से दे हैव फेस मैनी लीगल एक्शंस। एट द सेम टाइम, आपको याद है रेड बुल, रेड बुल ने इस चीज के ऊपर एक मेजर लीगल प्रॉब्लम फेस की। एक भाई साहब ने रेड बुल कंज्यूम की, क्योंकि रेड बुल गिव्स यू विंग्स बोलते हैं ना, इट मींस दैट अपनी एडवर्टाइजमेंट में क्या शो करें, रेड बुल भी उड़ने शुरू हो जाएंगे। ऑब्वियसली एनिमेटेड वीडियो है उसमें, तो वो किसी सेंसिबल बंदे को पता होगा कि भाई ऐसा नहीं होता, बट एक इंडिविजुअल ने अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करा, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करी कि भाई बिजनेस फॉल्स क्लेम कर रहा है। उसने कुछ नहीं करा, उसने एक हाइटेड बिल्डिंग यानी कि फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर से रेड बुल को कंज्यूम कर वीडियो बनाई पूरी। रेड बुल कंज्यूम करके क्या करा, जंप कर दी। ऑब्वियसली वहां पे उसको इंजरीज हुई, बट उन इंजरीज के अगेंस्ट उसने लीगल एक्शन लिया अगेंस्ट रेड बुल और लीगल कंपनसेशन गेन करी। रेड बुल ने उसको ह्यूज फाइनेंशियल अमाउंट पे करी, फाइनेंशियल पेनल्टी भी पे करी रेड बुल ने, और रेड बुल को उसकी ब्रांड इमेज पे भी नेगेटिव इंपैक्ट फेस करना पड़ा। ये क्या हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ फॉल्स क्लेम। तो आपको भी ऐसा नहीं करना। अगर आपके प्रोडक्ट में कोई फीचर, कोई बेनिफिट एग्जिस्ट नहीं करता और आप उसको एडवर्टाइज करते हो, इट मींस दैट आप लीगल टास्क परफॉर्म करो। इट मींस दैट कंज्यूमर कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द इंडिविजुअल। मरेगा नहीं, क्योंकि वो बहुत हाइटेड लोकेशन से जंप नहीं कर रहा था, वो एक इतनी हाइटेड लोकेशन थी जहां पे उसकी डेथ प्रॉब्लम नहीं आ सकती थी। उसके लिए सिर्फ क्या प्रॉब्लम हो सकती थी, माइनर इंजरीज। तो वो समझदार था, तरीके से कूदा, क्योंकि उसको कंपनसेशन चाहिए। नेक्स्ट, कैन नॉट सेल एनी हार्मफुल और अनहेल्दी प्रोडक्ट। हम, अच्छा इसको पूरा लिख देता हूँ, विदाउट लाइसेंस। यानी कि आपने लाइसेंस एक्वायर करना है किसी भी अनहेल्दी या हार्मफुल प्रोडक्ट के लिए। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, आप मेडिसिन, मेडिसिन आपको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, आपको मेडिकल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में हेल्प करती है, लेकिन अगर आप उनको
विदाउट प्रिस्क्रिप्शन यूज करें, विदाउट रिकमेंडेशन यूज करें, तो आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आते हैं। तभी देखो डॉक्टर्स आपको बहुत सारी मेडिसिन को लिख कर देते हैं, और आपके पास पाकिस्तान में भी फार्मेसीज कुछ मेडिसिन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन सेल आउट नहीं करते, क्योंकि उनको पता है उन मेडिसिन का मिसयूज हो सकता है। जैसे स्लीपिंग पिल्स जो होती हैं, वो मिसयूज की वजह से मेडिसिन को आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन सेल आउट नहीं करते। इवन बाहर की कंट्रीज में आपको प्रिस्क्रिप्शन तो दिया ही नहीं जाता, आप डॉक्टर को दिखाओगे, डॉक्टर ऑटोमेटिकली आपका प्रिस्क्रिप्शन अपलोड कर देगा, जो चला जाएगा डिफरेंट फार्मेसीज पे। आप किसी भी फार्मेसी पे जाओ, अपना मेडिकल नंबर बताओ, वो आपको प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली मेडिसिन दे देगा, ताकि आप कोई भी मेडिसिन मिस यूज ना करो। ये इसी वजह से, क्योंकि वो प्रोडक्ट हेल्थ को सपोर्ट तो करती है, बट एट द सेम टाइम हार्मफुल भी हो सकती है अगर उसका मिस यूज हो। इसी तरह आपने देखा होगा एनिमेशन गन्स, उनको आप डायरेक्टली परचेज नहीं कर सकते, वहां पे यू नीड एन स्पेशल परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट, तभी आपको लाइसेंस मिलता है, उसके अकॉर्डिंगली आप उस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब रूल्स हैं विच आर सेट बाय द गवर्नमेंट फॉर बिजनेस इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। नेक्स्ट हेडिंग आ रही है एस्टैब्लिशिंग ऑपरेशंस इन अनदर कंट्री, यानी कि हम अब अपने प्रोडक्ट को मल्टीपल कंट्रीज में बेचेंगे। इट मीन्स दैट हम काइंड ऑफ मल्टीनेशनल, या हम अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, बट समहाउ हम अपने पास अपने ऑपरेशंस को डिफरेंट कंट्रीज में स्टैब्लिश करते हैं। तो बिजनेस क्यों स्टैब्लिश करता है, बिजनेस को क्या पोटेंशियल बेनिफिट्स हो सकते हैं, अचीव हो सकते हैं इफ दे प्लान टू स्टैब्लिश ऑपरेशंस इन मल्टीपल कंट्रीज। तो नंबर वन, इट विल डाइवर्सिफाई बिजनेसेस। क्या होगा, अब बिजनेस मल्टीपल कंट्रीज से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान में प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, पाकिस्तान में रिसेशन आता है, तो वो बिजनेस दूसरी कंट्रीज से स्टिल अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस को पता है कि भाई पाकिस्तान में रिसेशन आया ना, दूसरी कंट्री से तो स्टिल प्रोडक्ट बिक रहा है। जैसे मिडिल ईस्ट के अंदर आप देख रहे थे, वॉर सिचुएशन थी गल्फ कंट्रीज के अंदर, तो वहां पे कंज्यूमर्स कम ट्रैवल कर रहे थे या फॉरेनर्स कम आ रहे थे। तो उन कंट्रीज में जो आपको एक पाकिस्तानी ब्रांड एग्जिस्ट करता है, बारबेक्यू टू नाइट, बारबेक्यू टू नाइट की सेल्स अफेक्ट हुई थी। जब फॉरेनर्स नहीं होंगे तो इनका प्रोडक्ट कौन खरीदेगा। तो सिचुएशन में उन बिजनेस को स्टिल प्रॉब्लम नहीं थी, बिकॉज दे वर जनरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम अदर कंट्रीज एज वेल। जैसे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से सफिशिएंट रेवेन्यू जनरेट करा, जिससे खर्चे ऑफ दोज ब्रांचेस जहां पे प्रॉब्लम आई हुई है उनको पूरा कर रहे हैं, तो बिजनेस के चांसेस ऑफ फेलियर क्या हो गए, मिनिमाइज। नंबर टू, इंप्रूव ब्रांड इमेज। जब बिजनेस मल्टीपल कंट्रीज में ऑपरेट करता है, तो वहां पे उसकी वैल्यू अमंग कस्टमर्स हायर साइड पे जाती है, उसको मेजर वैल्यू करने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास आपके इंटरनेशनल ब्रांड की बात करते हैं, टिम हॉर्टन्स आया था पाकिस्तान में। जब टिम हॉर्टन्स आया तो बहुत सारे लोग लाइनों में लग के क्यूज क्रिएट करके प्रोडक्ट परचेज कर रहे थे, जस्ट बिकॉज ऑफ बीइंग इंटरनेशनल ब्रांड। इसी तरह आपका जो प्रोडक्ट है, ब्रांड है जे डॉट, जे डॉट फ्रेग्रेंसेस, आपको पता है आपके पास है जो पाकिस्तानी डिफरेंट कंट्रीज में रहते हैं, जिनको ओवरसीज पाकिस्तानी बोलते हैं, उनके लिए हाईली डिमांडेड प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट उनकी समहाउ नीड्स को इकोनॉमिकल वे में फुलफिल करता है, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट कंसीडर किया जाता है। इवन ये प्रोडक्ट इंटरनेशनली एग्जिस्ट भी करता है मल्टीपल कंट्रीज में, तभी देखो पाकिस्तान में भी इस प्रोडक्ट की वैल्यू हायर साइड पे, इट होल्ड्स अ गुड मार्केट इमेज, ब्रांड इमेज। इसी तरह how the increasing chances of receiving subsidies. If we will start operations in multiple countries, तो multiple countries के अंदर गवर्नमेंट फंड्स प्रोवाइड करेगी, सब्सिडीज देगी, ताकि हम उनकी कंट्री में ऑपरेशन स्टार्ट करें, क्योंकि हम कंट्री को मेजर बेनिफिट्स देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करोगे, इनकी इकोनॉमी को इंप्रूव करोगे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करोगे, तो सिचुएशन में सब्सिडीज रिसीव होने के चांसेस इंक्रीज होते हैं। दैट्स व्हाई बिजनेस प्रेफर टू ऑपरेट इन मल्टीपल कंट्रीज। नेक्स्ट, इंक्रीज बिजनेस सेल्स, क्योंकि मल्टीपल कंट्रीज में प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो हमारी एक्यूमुलेटेड सेल्स एंड रेवेन्यू में पॉजिटिव चेंज आता है। ऐसा भी तो हो सकता है हम दूसरी कंट्रीज में सस्ता रॉ मटेरियल मिल जाए, सस्ते रॉ मटेरियल को एक्सेस कर सके, तो यहाँ पे ये भी बेनिफिट आता है कि हो सकता है हम दूसरी कंट्री में जो ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं वहां पे सस्ता मटेरियल मिले। सस्ता मटेरियल मिलेगा, इट मीन्स दैट बिजनेस की एवरेज कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है। नेक्स्ट, ट्रेड बैरियर्स। अब जो ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्शंस है, दूसरी कंट्री ने ट्रेड बैरियर लगाया हुआ ऑन पाकिस्तान या जिस कंट्री में हम ऑपरेट करें, तो हम
दूसरी कंट्री में जाके प्रोडक्ट को हम सेल आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन नॉट सेल आवर प्रोडक्ट डायरेक्टली टू इंडिया, तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, हम अपने पास से अपनी फैक्ट्री या अपने ऑपरेशंस को अफगानिस्तान में स्टैब्लिश करें और वहां से इंडिया सर्कुलेट करें। तो बिजनेस ट्रेड बैरियर्स को ओवरकम कर सकता है बाय ऑपरेटिंग इन मल्टीपल कंट्रीज। हाउएवर वी हैव टू फेस सम लिमिटेशंस एज। क्या लिमिटेशंस है? डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेशन स्टार्ट करने, इट मींस दैट कैपिटल चाहिए, क्योंकि फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, आपको एसेट्स रिक्वायर्ड है, वहां पे मटेरियल खरीदना है, वहां पे आपको लेबर अपॉइंट करनी है, तो वहां पे आपके पास कैपिटल की नीड हायर साइड पे होती है। नंबर टू, हैव टू कंडक्ट मार्केट रिसर्च। भाई हमने नई कंट्री में जाना है, कौन सी कंट्री में जाना है, क्या प्रोडक्ट बेचें, कितनी प्राइस पे बेचें, किस टारगेट मार्केट को वो प्रोडक्ट सेल आउट करें, हम कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज करें, कौन कौन कॉम्पिटिटर्स होंगे हमारे पास, ये सब क्वेश्चन मार्क है। इन सब क्वेश्चन मार्क को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ मार्केट रिसर्च, जहां पे हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन गेन करेंगे about the market in order to reduce risk related to it. Next, have to deal with different law of different countries. हर कंट्री का डिफरेंट लॉ है, हर कंट्री के डिफरेंट लॉ के साथ हमें ऑपरेट करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ, आपको पता है ना, ये ब्रांड जो एप्पल, ये मल्टीपल कंट्रीज में प्रोडक्ट बेचता है, तो इनका जो प्रोडक्ट यूरोप में बिकता है, यूएस में बिकता है, और वी कैन से इंडिया में सेल आउट होता है, तो हर कंट्री में लॉ डिफरेंट है। जैसे आपने देखा है एप्पल अब आपको टाइप सी चार्जिंग केबल देता है, चार्जिंग पोर्ट देता है, वो अपनी मर्जी से नहीं दे रहा। वो क्यों दे रहा है? बिकॉज ऑफ द लॉ दैट वाज इम्प्लीमेंटेड इन यूरोप। यूरोप के अंदर लॉ इम्प्लीमेंट हो गया था कि एनी मोबाइल फोन कंपनी दैट सेल्स या दैट ऑपरेट्स इन यूरोप, they are restricted to offer type C charging port to its customers. So because of it, Apple ने अपने iPhones के अंदर 15 ऑनवर्ड्स टाइप सी लॉन्च किया, क्योंकि 2 साल पहले ही ये लॉ आया था यूरोप में, दो नहीं 3 साल पहले आया, तो आईफोन 15 को फिर उन्होंने विद टाइप सी मार्केट में अवेलेबल किया था। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, कंट्री का लॉ हमारे बिजनेस में इम्पैक्ट ला रहा है, हमारे बिजनेस के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट, वी हैव टू डील विद डिफरेंट कल्चर्स, क्योंकि हर कंट्री के अंदर डिफरेंट नॉर्म्स होते हैं, कंज्यूमर के परसेप्शन होते हैं, रिक्वायरमेंट्स होते हैं, तो हर कंट्री के कल्चर के अकॉर्डिंगली हमें एक्ट करना पड़ेगा। इट मींस दैट अगर अब ब्रांड कौन सा, ज़ारा क्लोथिंग ब्रांड, अगर ये पाकिस्तान में ऑपरेशंस प्लान करता है, स्टार्ट करता है, तो अपनी सेम एडवर्टाइजमेंट कैंपेन यूज नहीं कर सकता, सेम प्रोडक्ट्स बेच नहीं सकता, क्योंकि ज़ारा वेस्टर्न क्लोथिंग रेंज पे फोकस करता है और पाकिस्तान का कल्चर वेस्टर्न क्लोथिंग रेंज को सपोर्ट नहीं करता। तो ये कल्चर डिफरेंसेस की वजह से इस ब्रांड को समहाउ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी इफ दे प्लान्स टू ऑपरेट इन पाकिस्तान एज वेल। नेक्स्ट, business will have high cost of transportation if they export their product to multiple countries। तो ऐसे सिनेरियो में हमें प्रोडक्ट रख के ले जाना है दूसरी कंट्री में, वहां पे ड्यूटीज पे करनी है, तो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा होती है, जिसकी वजह से बिजनेस के प्रॉफिट्स रिड्यूस हो सकते हैं या बिजनेस में हैव टू इंक्रीज इट्स प्राइसेस। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि हम अपने पास से मैक्सिमम फाइनेंशियल बेनिफिट्स अचीव नहीं कर सकते। तो ये सारी लिमिटेशंस आती हैं जब अगर एक बिजनेस प्लान करते हैं टू ऑपरेट इंटरनेशनली। तो यहाँ पे हमारे पास ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।